नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि हम लोग को जीएस का जो भी सेक्शन है, जनरल स्टडीज़ का, जो एनसीईआरटी का हम लोगों ने 6 से 12 तक का जो प्लान बनाया था, उसमें कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है और किस तरह से हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। अभी तक फ़िलहाल के लिए मैंने अभी तक कोई टारगेट उसमें सेट किया नहीं था कि हम लोग कितने दिनों में एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करेंगे। हमें 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है, जो जीएस सेक्शन को कवर करता है, जिसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, सोशल साइंस में सोसाइटी भी आता है, उसके बाद साइंस का भी रोल है। तो ये सारे जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है, इसको हम लोग को ख़त्म करना है बहुत ही डीप वे में, और हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे इसको और बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। जहाँ पे पॉइंट वाइज का ज़रूरत होगा वहाँ पे पॉइंट वाइज भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके अगले दिन जो भी नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट जो हमारा होगा उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि हम लोग का जो है वो रिवीजन हो जाए और रिकॉल हो जाए कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था और उसमें कौन कौन से की पॉइंट थे, जो कि हमें फिर नेक्स्ट चैप्टर को कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो, और उसको नेक्स्ट चैप्टर को एकदम ईजी वे में समझ जाए। और फिर ये आपको पता ही है दोस्तों कि हर चैप्टर का एक दूसरे से वो कनेक्शन होता है, जिससे वो चेन बनता है। अगर चैप्टर 1 है तो चैप्टर 2 से कनेक्शन होगा, चैप्टर 2 है तो चैप्टर 3 से कनेक्शन होगा। इस तरह से हम लोग को 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ना है और 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ के एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और उसको बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने का, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला जो चैप्टर हम लोग का है, पॉलिटी सेक्शन से है। लॉजी जो सामाजिक है, और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का क्या तालमेल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जो टॉपिक है, इस 6 स्टैंडर्ड का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग उस पर एक बार फोकस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या इसमें जानकारी हमें मिलेगी और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं, उसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो विविधता है। विविधता का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी, मतलब भिन्नता, कैसे भिन्नता होता है। फिर विविधता का समझ, इसके बारे में हमको समझाया गया है चैप्टर 1 में। और उसके बाद कैसे एक दूसरे से हम लोग अलग होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में समझाया गया है। फिर विविधता और भेदभाव दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, विविधता का क्या रूप है, भेदभाव क्या होता है, जो हम लोग एक दूसरे से देखते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, उसके बारे में हम लोग के विचार कैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। हम लोग एक दूसरे के तरह देखने में तो इंसान ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से कैसे, हम लोग का पहनावा, खान पान, रहन सहन कैसे अलग होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में डीप वे में जानेंगे। दूसरा है हम लोग का सरकार। सरकार जिसको हम लोग गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब ये गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हम जिस देश में रहते हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, हम जिस जगह पे रहते हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सरकार है क्या, सरकार क्या होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग जो भी एनसीईआरटी का जो भी निचोड़ होगा, वो हम लोग एक एक ढंग से, एक एक मतलब जो भी इसमें डेमोज दिए रहेंगे, जो प्रैक्टिकल दिए रहेंगे, होमवर्क दिए रहेंगे, उसको भी एक अच्छे से ढंग से बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आए और हम लोग अच्छा कर सकें आगे। फिर लोकतांत्रिक सरकार में क्या मुख्य तत्व है। लोकतांत्रिक जो सरकार है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सरकार का क्या रोल होता है, उसमें कैसे हेल्पफुल होता है, वो कैसे गवर्न करते हैं हमारे कंट्री को। उसके बाद आते हैं तो स्थानीय सरकार और प्रशासन, जहाँ पे हम लोग लोकल लेवल हो गया, फिर गांव का प्रशासन हो गया, फिर नगर प्रशासन हो गया,
मतलब पंचायती राज में तो जो पंचायत के लेवल पे जो अपना काम देखती है, जो गांव के लेवल पे जो देखती है, उनको पंचायती राज में काउंट करते हैं। फिर गांव का प्रशासन जो है, गांव का जो प्रशासन है वो कैसे गांव गांव की देखभाल करता है, वो गांव के लिए कैसे जो है वो हेल्पफुल है, या कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। फिर नगर प्रशासन, नगर प्रशासन का मतलब जो गांव से बाहर निकलते हैं, तो जैसे टाउन हो गया तो टाउन थाना हम लोग बोलते हैं। फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो कैसे मतलब इन लोकल लेवल पे जो है अपना कंट्रोल करती हैं, वो या लोकल लेवल कैसे मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आजीविकाएँ। आजीविकाएँ मतलब सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों, आय का जो स्रोत होता है वो, मतलब आजीविकाएँ का मतलब हो गया कि स्रोत, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का क्या स्रोत है, फिर शहरी क्षेत्र में आजीविका का क्या स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे होता है, मतलब लोग को किन मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, लोग कैसे अपने घरों में या अपने जगहों पे रह पाते हैं, कितना आय होता है उनका, कैसे परिवार चलता है उनका, इन सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो 6 क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसमें टॉपिक्स दिया हुआ है। अब हम लोग इनको एक एक करके, आज जैसा कि लेसन 1 है, लेक्चर 1, हम लोग आज लेक्चर 1 को देखते हैं, पढ़ते हैं। और जहाँ पे मैंने बताया दोस्तों कि जहाँ पे डायग्राम का ज़रूरत होगा, जैसे इंडिया का मैप का भी अगर ज़रूरत होगा जहाँ पे, वहाँ पे इंडिया का मैप भी बना के हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 1, विविधता। विविधता अब इसमें हम लोग देखते हैं कि विविधता की समझ, विविधता की जो समझ है, आप कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों में से भी आते हैं, जैसे उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह के रोचक एवं समृद्ध बनाती है। ये जो डिफरेंसेस हैं, जैसे हम अपने आसपास में देखेंगे, हम पड़ोस में ही देख लें, हम अपने दोस्तों को ही देख लें जो हमारे बहुत करीब रहते हैं, तो उनका रहन सहन, धर्म, खान पान, भाषा, त्यौहार बहुत मामलों में अलग होता है उनका। हम लोग के विचार भी कभी कभी कुछ बातों पे जो है वो डिफरेंस मतलब कर जाते हैं, हम लोग के विचार भी नहीं मिल पाते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, और इसी सब कारण से जो है भारत में विविधता है, और हम लोग भारत को विविधताओं का देश भी कहते हैं। अब विविधता का मतलब क्या होता है? तो विविधता का मतलब होता है अनेकता। विविधता का मतलब होता है अनेकता। विविधता या अनेकता हमारे जीवन में किस तरह से हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना है? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता कहीं भाग हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं और आगे समझते हैं प्रैक्टिकल वे में कि कैसे ये विविधता है। अब देखिए, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर के दिए गए चित्र को बनाया है। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। इसमें सबसे सुंदर चीज़ क्या होता है कि इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच किया जाता है, जिससे कि समझने में और ही हम लोग को आसानी होती है। इसमें देखिए बताया गया है कि ऊपर में 3 जो है ये ड्राइंग है, 3 ड्राइंग है, 1 2 3। ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट बच्चों ने बनाया है, जो सेम एज के हैं, एज ग्रुप के हैं। और इस बॉक्स में कहा जा रहा है कि आपको भी एक ड्राइंग बनाने के लिए, और इसमें ये भी बताया जा रहा है
कि इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपका चित्र तीन चित्र जैसा ही है। ये जो 3 चित्र बनाया है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ भी बना दिया, कुछ भी, जैसे एक डॉल ही बना दिया, एक डॉल ही बना दिया, तो क्या हमारा ये जो डॉल है, तो क्या ये इन सब चित्रों से डिफरेंट है या सेम टू सेम है? तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये तीनों चित्रों से आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसे इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है, उसी तरह हमारे रंग रूप खान पान आदि में भी भिन्नताएं होती हैं। ये भी समझने वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हों। इसमें प्रैक्टिकल कराया गया है। क्या कक्षा में ऐसा कोई साथी भी है जिसकी सूची आपसे हूबहू मिलती है? शायद नहीं ही होगा, क्योंकि ये डाइवर्सिटी को डिफाइन करता है। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों से कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते ज़रूर होंगे। जैसे कोई भी चीज़ का आंसर अगर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो कुछ हो सकता है कि कुछ दोस्तों का जो आंसर होगा वो आपके आंसर से बहुत ही मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन जो चित्रकारी में जो पेंटिंग अभी की है हमने, तो उसमें काफ़ी बहुत ही डिफरेंस हो जाता है, और ये डिफरेंसेस जो ही है वो विविधता कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें से आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह ही हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब आप अपने दोस्तों से कुछ मामलों में भिन्न हो सकते हैं, कुछ मामलों में एक सहमति हो सकती है। अब दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत ही भिन्न है? बिल्कुल नहीं होगा। नीचे दी गई कहानी के बारे में विषय में पढ़ना है और समझना है इस कहानी के बारे में कि कहानी का क्या पॉइंट है, हमको समझाने के लिए हमको किस तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बारे में हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के का था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में हिलाते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों में हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों को चिल्ला चिल्ला कर सुनाता। और इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। मतलब दोस्तों, इसमें एक कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक लड़का होता है जो सिग्नल पे अखबार बेचता रहता है, और पहले के समय में आप देखते होंगे या अभी भी बहुत जगह आपको दिखता होगा कि आज की ताज़ा खबर ऐसे चिल्ला चिल्ला के जो अखबार बेचते हैं वो बताते हैं चीज़ों को कि आज क्या क्या घटना घटा है, कल आज की ताज़ा खबर में क्या क्या है। तो उससे उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग सुनते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं, और लोग के अंदर जिज्ञासा होती है कि चलो हाँ ये आज का न्यूज़ है तो इसको पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से वो खरीद भी लेते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। तो ये इस कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति है जो कि एक सिग्नल पे अखबार बेचता है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि उस सिग्नल को क्रॉस करते हुए उसका मतलब वहाँ से उसका दिनचर्या स्टार्ट होता है। तो एक व्यक्ति ने अखबार बेचा, दूसरे व्यक्ति ने अखबार खरीदा। तो क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका पर आप लगते हो कि वह बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? अब देखिए यहाँ फोटो डायग्राम की तरफ यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि एक लड़का जो अखबार बेच रहा है और एक लड़का जो साइकिल से सवार होकर वो जा रहा था, और इसने अखबार मतलब ये अखबार बेच रहा था तो इसने अखबार उससे मांगा और वो हिंदी में अखबार मांगा। तो ये शॉक्ड हो गया कि आप लगते तो अंग्रेज हो लेकिन आप हिंदी भी अखबार पढ़ते हो। तो इसने रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं हिंदी भी अखबार पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल,
पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ भी हिंदी पढ़ी है। ये एक स्टोरी है। सब्जेक्ट उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसे जिज्ञासा पूर्वक जो है वो पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है, अब मुझे सब्जेक्ट बताइए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ को पढ़ते हैं और अगर उसमें वो इंटरेस्ट आ गया तो उसके बारे में हम लोग डीप में जाने का प्रयास करते हैं, और ये चीज़ जो है हमें इस मोमेंटम को बना के रखना है इस जीएस एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के माध्यम से, कि हमें अपने मोमेंटम को नहीं खोने देना है और हमें अपने पूरे फुल मोमेंटम के साथ, पूरे जोश के साथ जो है ये एनसीईआरटी का जो सीरीज हमने जो चलाया है, जो टारगेट हमने जो बनाया है कि 6 से लेकर 12 तक का जो टारगेट है वो हम लोग को पूरा करना है। और इसी चैनल के माध्यम से हम लोग अच्छे ढंग से बहुत हंसते हंसते हम लोग कब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो सब्जेक्ट उसने पूछा, जब अब जो कभी स्कूल नहीं गया है तो उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता तो मैं उसे मैंने शुरू किया ही, वह कुछ होता है, मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया और मैंने अपने अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ था और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी अखबार बढ़ाते हुए कहा कि भैया आपका अखबार, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था, ऐसा मानो कि जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट का शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह प्रजा है और उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। कितने बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई जैसा संबंधित लगता है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो चुकी थी तो मैंने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। और फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और उसने मेरी साइकिल की गति को बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन वो अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने उससे पूछा। पर इतनी देर में बत्ती हरी हो चुकी थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना कि वो मेरठ में है और उसके साथ है। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया और मेरा नाम समीर है। अगले दिन उसने कहा बड़े शर्माते हुए। मैंने मेरा नाम पूछा। वो दोनों का परिचय होता है और दोनों एक दूसरे का नाम भी जान रहे थे। अब वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। तो आपका नाम क्या है? यह तो बड़ी ही आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। जो साइकिल पर था, जो अंग्रेजी अखबार खरीद रहा था, उसका भी नाम समीर बताया उसने, और जो अखबार बेच रहा था उसका भी नाम समीर था। अब कितना इंटरेस्टिंग होगा ये स्टोरी। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी थी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? तो उसने कहा कि हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन नहीं जानता है? कौन है जानते हो ना? हनुमान जी। तो अब से आप समीर 1 हैं और मैं समीर 2 हूँ, उसने खूब खुश होते हुए कहा। और हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिला समीर 2। मतलब जो साइकिल वाला है उसको समीर 1 इंडिकेट कर रहा है और जो न्यूज़पेपर बेच रहा था उसको जो है वो समीर 2 इंडिकेट किया जा रहा है। अब वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गई थी और मैं साइकिल चलाकर उसके आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा कि वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए थे और मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक सांप्रदायिक दंगे जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे होता क्या है? तो सांप्रदायिक दंगे जो धर्म के आधार पे कुछ दंगे होते हैं उनको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। जाति के आधार पर भी दंगे होते हैं, उनको भी सांप्रदायिक दंगे बोल सकते हैं। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा कि और मेरे भी सभी लोग मेरठ में हैं
उसकी आंखें भर आई हैं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और 2 में कौन सा 3 अंतर है? अब इसमें जो है दोस्तों ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही उसके आगे भी कभी दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि समीर 2 आखिर में वो कहाँ चला गया है। ये कौन बोल रहा है? तो ये बोल रहा है जो साइकिल पर बैठा समीर 1 है वो। उसके मन में ये जिज्ञासा है कि समीर 2 कहाँ गया है। या ना ही मुझे तो हिंदी अखबार बता सकता है और ना ही मुझे अंग्रेजी अखबार बता सकता है कि मेरा समीर 2 कहाँ गया है, मेरा दोस्त कहाँ गया है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी लगती थी, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं। दोनों जो 2 समीर हैं, नाम सेम है लेकिन दोनों की भाषाएं अलग है, दोनों का पसंद अलग है। फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया कि क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण है। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व संस्कृति पृष्ठभूमियाँ भी अलग है, दोनों के धर्म भी अलग हैं, दोनों का जो कल्चर है वो भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहाँ समीर 2 मुस्लिम है। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहाँ समीर 2 मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये सब विविधता के पहलू हैं कि आपके दोस्त भी जो हैं वो कुछ हिंदू हो सकते हैं, धर्म के आधार पे भी अलग अलग हो सकते हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना सब अलग अलग हो सकता है। ये सब विविधता को दर्शाता है। अपनी विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। और आपने संभवतः अपने इलाके के ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब होते हैं और जिनका भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पूरी हो पाती है। और यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग था जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि यह गैर बराबरी का रूप है। ये विविधता का दोस्तों ये लेवल नहीं है, ये गैर बराबरी का है जिसकी तुलना हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास ना अवसर होते हैं, ना ही ज़मीन होती है, ना पैसा या पैसा जैसा संसाधन जो दूसरों के पास होता है वैसा कुछ लोगों के पास नहीं होता है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। एक लोग जो गरीब कैटेगरी के होते हैं और एक लोग जो अमीर कैटेगरी के होते हैं, तो ये दोनों चीज़ जो है वो विविधता का रूप नहीं है। विविधता का कैसा रूप होगा? दोनों देखने में सेम होगा, ठीक है, लेकिन उस देखने में भी कभी कभी भिन्न हो सकते हैं और नाम से एक हो सकते हैं, लेकिन उनके रहन सहन, खान पान, धर्म, जाति वो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ जो अमीरी और गरीबी जो है वो विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जो इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है और इस बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है और आप बस वही बन सकती थी जो कोई व्यक्ति जाति से जुड़े हुए अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना भी जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। मतलब आप किस घर में जन्म ले रहे हैं ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अगर किसी कुम्हार के घर में पैदा ले लिए या किसी और अन्य जाति के घर में पैदा ले लिए तो आप उसी जाति के कहलाएंगे। और इसके बाद जो है पहले ऐसा होता था कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, आप सिर्फ आपका जो पेशा है, आपकी जाति का जो पेशा है, आप सिर्फ उसी का काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो बड़ी जाति के लोग जो काम करते हैं उसको आप छू भी नहीं सकते हैं, या वैसा करना भी पाप माना जाता था। वैसा करने का बहुत ही
समझिए प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसा समीर एक और समीर दो दोस्त बन गए, ठीक वैसे ही अब भी आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत ही अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े भी पहने होंगे, पहन कर देखे होंगे, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानी, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, और आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों जैसे किताब, वास्तविक जीवन या कल्पना से प्रेरणा भी लेते हैं। और कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाई के बारे में भी कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोग जो है राजा रानी के वृत्तांत को पढ़ते हैं, प्यार को पढ़ते हैं, और यह सम्मान के किस्से लिखे जाते हैं। कुछ ने अपने जीवन, अपने बचपन की यादों में गोते लगाए हैं, स्कूल के दोस्तों और मधुर यादों में निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ भी लिखी हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपको सुनाई या पढ़ी जाती हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना बनाते हों, शायद आलू, और समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। तो ऐसी जगह रहकर ये कहानी लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सारे लोग अगर एक ही लेवल पे रहेंगे तो सारे लोगों का थिंकिंग भी लगभग एक ही हो जाएगा। इसलिए लोग अलग अलग जगह पे जो रहते हैं तो उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है और जो सोचने का तरीका होता है वो भी बहुत अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण इसमें से आप देखे हैं कि क्या ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस चैप्टर में कि आपके ही मित्र हैं तो उनको कुछ और पसंद है, कि कुछ को कहानियाँ पसंद है, कुछ को खेल पसंद है, कुछ को खाना बनाना पसंद है, कुछ को कॉमिक बुक पढ़ना पसंद है, कुछ को भूत वाला स्टोरी देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे होती हैं। अब भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया हमने कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ये सब पॉइंट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अगर हम लोग इसको डीपली देखें या डीपली सोचने का प्रयास करें तो हम लोग का तरीका बस एक ही है, हम लोग वही करते हैं, लेकिन हमारे तरीके अलग हैं, हमारे तरीके एक ही हैं, लेकिन हम लोग करते अलग अलग ढंग से हैं। हम विविधता को कैसे समझेंगे? करीब दो सवा दो सौ वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कारें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज से, घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार करने के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसलिए लोग नए जगह को अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहरते थे। इसके अलावा सूखे, अकाल के कारण कई बार लोग अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। लोग का जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तब वे नई जगह को तलाशते थे और वहाँ पे जाके बसते थे। कुछ लोग काम की तलाश में भी अपने घर को छोड़ के किसी और जगह बसते थे, या कुछ लोग जो है वो युद्ध के कारण भी अपने घरों को छोड़ना पड़ता था उनको। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तब उनका रहन सहन थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें जो हैं वे नई जगह पर अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें पुरानी ढरे
ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इस तरह की उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और एवं पुराने का मिश्रण होता रहता है और उनकी संस्कृति एवं नई जगह की धार्मिक एवं आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे वो एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। अब जैसे देखिए कि आप अभी किसी एक स्टेट में हैं, फिर आप कहीं दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने लगेंगे। वहाँ पे जो आपको फैशन दिखेगा या वहाँ का जो कल्चर दिखेगा, खाना पीना, वहाँ वहाँ के हिसाब से आपका कुछ दिन के लिए जैसे आप घूमने निकल गए हैं, आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र में हैं या आप नॉर्थ आप नॉर्थ में हैं जैसे अरुणाचल में हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि गोवा चले गए घूमने के लिए, तो गोवा जब चले जाएंगे घूमने के लिए तो वहाँ के हिसाब से आपको कुछ दिनों के लिए ढलना पड़ेगा। तो ये सब विविधताओं का एक हिस्सा होता है कि वहाँ के लोग किस ढंग से रहते हैं, फिर अरुणाचल के लोग किस ढंग से रहते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग एक उदाहरण से भी जानेंगे। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से विभिन्न विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है और इस तरह से कई क्षेत्र में अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं और उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क होता है। जैसा देखिए समुद्र के पास रहने वाला जो जगह है और जो पहाड़ी इलाके में जो रहने वाला जगह है उसमें कितना फ़र्क आ जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में या पहाड़ी इलाके में रहने में जो फ़र्क है, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े, खान पान की आदतों में फ़र्क आने लगता है, बल्कि जिस तरह के काम वे करेंगे वे भी अलग ही होंगे। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं और उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। अब देखते हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं वो अपना ना धान उगा सकते हैं, न सब्जी उगा सकते हैं, न ही अनाज का कोई भी रूप उगा सकते हैं। और जब गांव में जाते हैं तो बहुत सारे किसान जो है वो गांव में ही ज़्यादातर मतलब वो सहूलियत होता है उनका कि गांव में बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, वो प्रारूप होता है चीज़ों को उगाने का, वो सिस्टमेटिक ढंग से कल्चर होता है वहाँ पे उगाने का, और वो उनके आदी रहते हैं और उनका जो है वो बहुत ही मतलब उनका वही काम है, उनका वही पेशा है। अगर वो उगाएंगे नहीं तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग किसान की भी रिस्पेक्ट करें। अब वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। आइए अब भारत के दो भाग जैसे लद्दाख हो गया और केरल हो गया, इनको हम लोग उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि किसी क्षेत्र में विविधता पर इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए लद्दाख का। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे इसको रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ पे बहुत मतलब कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है पूरा, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है। अब खेती के लिए क्या चाहिए, आपका जो भूमि है वो उपजाऊ चाहिए, फिर आपको बारिश चाहिए क्योंकि पानी के बिना खेती थोड़ी सी मुश्किल या असंभव ही बोले। और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। अगर कोई भी खेती लगाएंगे तो बर्फ़ से ढका रहेगा तो वहाँ पे खेती ही नहीं हो पाएगी। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। जो भी पेड़ होंगे वो जो उस वातावरण में जो एडजस्ट करते होंगे या जो एग्जिस्ट करते होंगे वही उग पाते होंगे। और पीने के लिए जो पानी का उपयोग करते हैं यहाँ के लोग, वो गर्मियों के महीनों में जो पिघलते हैं बर्फ़ ना, उसका उपयोग करते हैं। अब समझिए कि कितना टफ होगा उनका लाइफ कि वहाँ पे जो पानी पीने वाला है वो गर्मियों के महीनों में उनको वेट करना पड़ता होगा, और वहाँ जो गर्मियों के मौसम में जो पानी पिघलता होगा उनको स्टोर करके रखना पड़ता होगा ताकि वो पानी को स्टोर करके पानी को पीने के उपयोग में ला सकते हैं। अब यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यहाँ का जो बकरी होता है वो ख़ास किस्म का बकरी होता है जिसको
जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, यह ऊन जो है वो बहुत ही कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो पश्मीना जो शॉल है वो काफ़ी महंगी मिलती है, क्योंकि पश्मीना ऊन जो है, मतलब पश्मीना जो यहाँ पे जो है लद्दाख में खास किस्म की बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, और यहाँ की शाल जो है वो काफ़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। मतलब मेनली जो है कश्मीर में ही पश्मीना शाल की जो है वो बुनाई होती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना और एवं मांस खाते हैं, और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक 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 भी देखे होंगे दोस्तों आपने, याक होती है। और रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये महिलाएं जो हैं वो शाल बुनने का काम कर रही हैं। लद्दाख तो व्यापारियों के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे कि आज तिब्बत कहते हैं। और ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख के रास्ते ही जो है वो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी मानते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, 400 साल पहले। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ जो है वह केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। केसर सागा एक पॉइंट है। केसर सागा तिब्बत का एक ग्रंथ है जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। उसके स्थानीय रूप में मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और नाटक भी खेलते हैं। अब दूसरे छोर पे आते हैं हम लोग केरल पे। तो केरल आपको पता ही है कि साउथ का एक पार्ट है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। अब देखिए कहाँ लद्दाख का सीन है और कहाँ केरल का सीन है। अब दोनों को बस इमेजिन करिए। अभी हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि केरल और लद्दाख वो दोनों के बीच में दोनों जगह के जो लोग हैं उनके खान पान में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि लद्दाख के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब केरल के बारे में चर्चा करेंगे कि यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, और इन मसालों के कारण जो है यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी जो है व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे हैं। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उसने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्र की रास्ता को जाना है। आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, केरल के तट पे आया था, और उसके बाद से जो है वो पुर्तगालियों ने यूरोप से सीधा भारत का जो समुद्री रास्ता है उसका खोज हो चुका था, और उसके बाद से धीरे धीरे वो यहाँ आना चालू कर दिए थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी हैं, इस्लाम है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, धर्म के शामिल लोग रहते हैं। अब चीन के व्यापारी भी केरल आते हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल होता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। अब चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चीनावला। चीनावला क्या होता है दोस्तों? तो जो चीनी जालें होती हैं ना, तो यहाँ पे जो केरल में जो
हम जो मछली पकड़ने का जो जाल बुना जाता है, जाल मतलब मछली पकड़ने के लिए जो जाल का प्रयोग किया जाता है वो चीन के जाल से हूबहू मिलता है, इसको बोलते हैं चीना वाला। और तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, तलने के लिए, मछली तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं चीना चट्टी। चीना चट्टी अभी किसी एग्ज़ाम में आ जाएगा, चीना चट्टी कहाँ से बिलोंग करता है, तो फिर कन्फ्यूज़न ही है। तो चीना चट्टी जो है वो केरल से बिलोंग करता है। ठीक है, चीना वाला जो है ये चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, इसका भी प्रयोग केरल में ही किया जाता है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करती है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन एवं जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली एवं चावल खाते हैं। लोग हैं वो मछली सब्जी और चावल खाते हैं। बहुत साउथ में मछली चावल जो है बहुत फेमस है। आप कभी जाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा, आपको खाने का भी अवसर मिलेगा। अब देखते हैं कि जहाँ केरल और लद्दाख की भौतिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, जो भौतिक स्थितियाँ हैं दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, एक जहाँ रेगिस्तान है, एक जहाँ खाली सिर्फ पानी ही है, वहीं हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव भी है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल के भौतिक भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थितियाँ और उनके व्यापारियों को भी अपनी ओर खींचा है। और इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास पर भूगोल से क्या गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे जीवन वर्तमान में हमारे जीवन में का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जाता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर भी रहते हैं और हम एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता और अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा एवं क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए और इकट्ठे जेल गए। अंग्रेजों का अलग अलग तरह के तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे लोग भारत में फूट डालो राज करो वाला जो है वो नीति को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनमें विविधता बहुत थी और इस तरह से उनका राज चलता रहा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वो एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई वे सब मिलकर एक ही लड़ेंगे। इसलिए बहुत प्यारी पंक्तियाँ यहाँ पे, बहुत जो कि मुझे इमोशनल भी कर देती हैं। दिन खून के हमारे प्यारे तुम भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद के ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे साथियों तुम भूल न जाना, गोली खा के सोए जालियांवाला बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे साथियों तुम भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे साथियों भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। दोस्तों ये बहुत ही भावुक करने वाली पंक्तियां हैं। अब ये जो भाषण का जो मतलब पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्वतंत्रता दिवस पे भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जब स्वतंत्रता दिवस हमारा सर्वप्रथम मनाया गया था, जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद की ये तस्वीर है। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने अपने शांति प्रिय निहत्थे लोगों को खुलेआम गोलियां चलवा दी थी और जो बाग में इकट्ठे होकर बैठे थे
जो कि सभा कर रहे थे। जालियांवाला बाग आपको पता ही है पंजाब में है, जहाँ पे वहाँ आज भी जो है वो आप जब देखेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको इतिहास मतलब आंखों के सामने झलकता है कि किस तरह से जनरल डायर ने वहाँ पे निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, गर्भवतियों को भी नहीं छोड़ा। कैसे महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम एवं सिख कितने सारे लोग मारे गए, सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत सारे लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हो गए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। और क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास एवं प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है और नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का हमें विचार दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है और राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसके बारे में भी बताया गया। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर आज का पहला लेसन जो है हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। और इसमें जो विविधता का जो हमने पढ़ा है, विविधता के बारे में जो हमने समझाने का प्रयास किया है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके इस चीज़ को फिनिश करेंगे ताकि आने वाले समय में हम लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। और मैं मोबाइल से ही जो है वो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से ही जो है वो फेस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, क्योंकि मैं बार बार स्लाइड को ऊपर, आप देख रहे हैं कि बार बार स्लाइड ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। तो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने शुरुआत कर दी है इस सफ़र की और अब रुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है और अब रुकना भी नहीं है। तो थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज़ को मैनेज होने में, और जैसे ही ये मैनेज होता है तो हम लोग बहुत ही एक अच्छे लेवल से चीज़ों को एकदम स्टार्ट करेंगे, एक अच्छे लेवल से इस चीज़ों को और आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, खूब पढ़ाई करिए। इस बार इतनी मेहनत कर देनी है दोस्तों कि 2026 मतलब 2026 इक्वल टू अपना सपना पूरा, इतना मेहनत करना है। जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को। तो शुभ रात्रि, जय हिंद।